गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट 1 में काफ़ी सारे हमने लेक्चर्स पढ़ लिए। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको कोरियोलिस फोर्स का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो बताऊंगी। हमने इससे पहले कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और कोरियोलिस फोर्स का किसी क्षैतिज दिशा में गति करते हुए कण पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसका हमने व्याख्या कर ली थी। तो हम इसके आधार पर हमने ये बताया था कि नदियाँ क्यों और किस दिशा में घूम जाती हैं, और जो अपने चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं, वो किसी उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज मैं आपको कोरियोलिस बल का ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर क्या प्रभाव होगा, उस पर उसका अध्ययन कैसे करते हैं हम और उसका क्या प्रभाव होता है वो हम देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास देखिए 2-3 चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो हम वैसे ही काम में लेंगे। सबसे पहले ये कि कोरियोलिस जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला वही रहेगा। कोरियोलिस बल अगर हम कहेंगे m से गुणा करते ही वो बल में बदल जाएगा, तो उसका सूत्र वही रहेगा -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, जहाँ ओमेगा जो है वो पृथ्वी का कोणीय वेग है। इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब ओमेगा को हमने 2 घटकों में विभक्त कर लिया था पहले, एक तो जे डैश दिशा में और एक के डैश दिशा में। तो उसी आधार पर ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश ही हम यहाँ पर भी वही काम में लेंगे। अब हमारे पास ये है कि जो पिंड है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, यानी वर्टिकली वो नीचे गिर रहा है। अब हमने इसमें जब अर्थ के केस में हमने एक्सिस मानी थी, तब हमने जेड अक्ष को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में माना था। तो यानी अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो वो कौन से अक्ष की दिशा में गिर रहा है, जेड अक्ष की दिशा में गिर रहा है। और क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है तो वो माइनस दिशा में जा रहा है। ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव जेड एक्सिस माना था, तो नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की जो दिशा है वो माइनस के डैश से डिनोट की जाएगी। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी हमारी माइनस के डैश की टर्म्स में लिखी जानी चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो जो पिंड नीचे की ओर गिर रहा है उसका द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है। h ऊंचाई से नीचे की ओर गिरेगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है उनके आधार पर हम v डैश लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, v = u + at, है ना। तो u तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है जो कि 0 है, ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे की ओर गिर रहा है तो माइनस के डैश आएगा ही आएगा। और a की जगह a × t है तो a की जगह हम g लगा देंगे तो gt हो गया। तो हमारी जो पहली इक्वेशन हो गई, जो वेलोसिटी की नीचे गिरते हुए पिंड का जो वेग है या वेलोसिटी है वो क्या होगा, -k-gt, जहाँ k डैश जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप होगा। तो अब ऊपर से नीचे की ओर पिंड गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है ना। तो अब इसके अंदर हम वही सारी चीजें जैसे हम पहले लेते आए हैं वैसे ही ले लेते हैं कि मान लो जो हमारा अर्थ है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है और जो पार्टिकल है वो लैम्डा लैटिट्यूड पे अगर बैठा हुआ है तो हमारा ओमेगा जो होता है वो जे डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश साइन लैम्डा होता है। इसको इन दोनों मानों को हम कोरियोलिस बल के फॉर्मूले में रख देते हैं। वही फॉर्मूला है -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तो ओमेगा का मान रख दिया और v डैश का मान रख दिया और हमारे पास
ये इसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको अलग से कॉपी में सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारे को जो चीज प्राप्त होगी वो माइनस में होगी, जो कि इसके साथ, इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो आफ्टर सॉल्विंग जो हमारा मान आता है वो ये आता है 2mgt ओमेगा कॉस लैम्डा, और डायरेक्शन आती है आई डैश। तो अब इस चीज को देख के हमें क्या पता चल रहा है? इस चीज को देख के ये पता चल रहा है कि एक बल लगता है। जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिरती है तो उसके ऊपर एक कोरियोलिस बल लगता है, जिसका मान कितना है 2mgt ओमेगा कॉस लैम्डा, और उसकी दिशा क्या है आई डैश। अब आई डैश हमने कौन सी मानी थी? आई डैश है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि पूरब की तरफ मानी थी। तो पूरब की तरफ हमारा एक कोरियोलिस बल उस पार्टिकल पे लगने लगता है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। अगर तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो यूं सीधा सीधा गिरना चाहिए, लेकिन उसके पूरब दिशा की ओर एक बल लगने के कारण वो कैसे गिरता है? वो ऐसे ही गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ इस जगह पर पहुंच जाता है। यानी उसको गिरना था ओ बिंदु पे, लेकिन वो एक्स डैश डिस्टेंस से विस्थापित होके इस जगह पर आके गिरता है। अब ये जो विस्थापन है इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितना विस्थापित हो गया, अपनी मुख्य जगह से कितना विस्थापित हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोरियोलिस बल का मान है, और कोरियोलिस बल जो है वो हमारा क्या होता है m इंटू ए की जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम इसको न्यूटन के द्वितीय नियम जो है उससे हम इसको सॉल्व करके एक्स डैश का मान निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकाला है। तो सबसे पहले न्यूटन के द्वितीय नियम से पूर्व दिशा में पिंड के गति का समीकरण क्या होगा। अब देखो पूर्व दिशा की बात कर दी, तो डी स्क्वायर आर की जगह मैंने क्या कर दिया, पूर्व दिशा में जो एक्सिस है वो लिख दिया, यानी डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया। और आई डैश अब तो डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, 2m जी ओमेगा कॉस लैम्डा को साथ ले लिया और टी को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो मेरे को टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा है, m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो केवल मेरे पास ये सिंपल सी टर्म रह गई। अब मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, इधर तो मिलेगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, और इसका इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे को टी स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आ गया। c जो है वो एक समाकलन नियतांक है। अब c का मान निकालना पड़ेगा हमें, तो c का मान हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जब समय 0 था तो पार्टिकल में कोई वेग नहीं था, प्रारंभिक वेग उसका 0 था, तो हम ये कंडीशन लिख देते हैं t बराबर 0 पे डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर 0, तो c का मान भी 0 हो जाएगा। c का मान 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन केवल इतनी सी ही रह जाएगी। अब इसका पुनः इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वापस से इंटीग्रेट कर दो उसको, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा एक्स डैश, और इधर आ जाएगा जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी डैश अगेन इज सम कांस्टेंट। अब सी डैश का मान भी निकालते हैं। सी डैश का मान भी वही हमारे बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं कि जब t का मान 0 था तो x डैश का मान 0 था, उस वक्त कोई विस्थापन था ही नहीं, तो c डैश का मान भी 0 होगा। तो हमारे पास इस प्रकार से x डैश का मान आ गया 1/3 जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब। ये क्या आ गया, ये हमारा t की टर्म्स में उस विस्थापन का सूत्र आ गया, जो पार्टिकल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वो अपनी मुख्य जगह जहां पर उसको गिरना चाहिए था उससे कोरियोलिस बल के कारण विस्थापित होकर इस जगह पर पहुंच जाता है। तो यानी ये जो अपन ने ऊपर डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के आधार पर एक्स डैश हमने, ये जो एक्स डैश का मान है ये निकाल दिया। अब ये जो एक्स डैश का मान हम निकाला है इसको हम अलग अलग रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो t है, t को हम रिप्लेस करना चाहते हैं h से,
तो हमारे को मालूम है अगर ऊपर से कोई पिंड गिर रहा है तो हम उस पर न्यूटन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो केवल s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर रह गया, a की जगह g लगा दिया हमने, है ना। और s जो है वो ऊंचाई है, ऊंचाई हमने यहाँ पे स्मॉल h मानी हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इससे हम t का मान निकालते हैं तो t का मान कितना निकलता है, 2h अपॉन g का अंडर रूट। इस मान को हम ऊपर वाली समीकरण में रख देते हैं, रख दीजिए। रखने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 2h अपॉन जी होल 3/2। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर हम g को सॉल्व करें तो हमारे पास ये रूप भी लिखा जा सकता है। कई बार ये पूछ लेते हैं, ये अलग अलग रूपों में है कि ये जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ पिंड जो है वो इतना विस्थापित होता है, ये सिद्ध करो। तो उसमें ये फॉर्म दे रखा हो तो ये हमारे को निकालना आना चाहिए। बाकी हमने निकाल तो यही लिया था, ये अलग अलग उसके फॉर्म में, h की टर्म्स में, और ये भी हमारा h की टर्म्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो इसका अगर हम ऐसी ही घटना अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत प्रभाव हमें दिखाई देगा, यानी जो पिंड है वो पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता हुआ दिखाई देगा। इफेक्ट ऐसा का ऐसा होगा, लेकिन डायरेक्शन उसमें ऑपोजिट हो जाती है। तो ये हमने एक सीधा सा कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है ऊपर से नीचे गिरते हुए पिंड का, उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब ऐसा है, अगर मान लो कोई पिंड है जिसको मैं नीचे से ऊपर फेंकती हूँ और ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे गिरेगा, तो उस पर कोरियोलिस बल कितना और कैसे लगेगा उसका अध्ययन अब हम कर लेते हैं। तो अब हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन अर्थ। अब हमने उसको ऊपर फेंका है तो हमें पता है ऊपर फेंकने के लिए हमें प्रारंभिक वेग देना पड़ेगा। तो हमने m द्रव्यमान का पिंड ले लिया और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, तो हमने k डैश ले ली और उसका प्रारंभिक वेग जो है वो u मान लिया, और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो त्वरण -g हो जाएगा। तो जो वेग होगा ऊपर जाने पर t समय पश्चात वो कितना हो जाएगा, u माइनस gt हो जाएगा, और उसको k डैश दिशा से व्यक्त किया जा सकता है। वापस ओमेगा का मान हम यही लेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट किया, और इस आधार पर हम कोरियोलिस बल का मान निकालते हैं। पूर्व की भांति ही कोरियोलिस बल निकालते हैं और वो बल कुछ ये प्राप्त होता है, -I डैश 2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा। अब ये प्राप्त हुआ, तो ये हमारा बल है जो पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है उस पर लगने वाला। अब हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकते हैं तब वो ऊपर जाता है, तो उसके ऊपर जाना तो वो यूं चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वो थोड़ा सा विस्थापित होकर यहाँ पहुंचता है, और फिर उसके बाद उसको सीधा नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन वो कोरियोलिस बल के कारण विस्थापित होकर यहाँ पे पहुंचता है। तो कुल मिलाकर उसका कुल विस्थापन x डैश होगा। थोड़ा सा वो ऊपर जाने में विस्थापित होता है, थोड़ा सा वो नीचे जाने में विस्थापित होता है। तो अगर हम ये कुल विस्थापन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वही हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम से हम md²x अपॉन dt² और ये लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने की एक थोड़ी सी ट्रिक है जो हमें याद रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे को इसको डेरिवेशन को सॉल्व करना इजी रहे। उसमें हम क्या करते हैं, g को हम कॉमन ले लेते हैं, और m तो कट ही गया, g को कॉमन लेते ही यहाँ आ गया ओमेगा g कॉस लैम्डा, यहाँ आ गया आपका u बाई जी माइनस टी। अब इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि आपको g कॉमन ले लेना है। अब उसको t के सापेक्ष हम समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन कर दीजिए dx डैश अपॉन dt माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा। अब ये u बाई जी क्योंकि t की टर्म है, क्योंकि t से ही t वाली टर्म को ही t वाली टर्म में से घटा सकते हैं,
तो इसलिए ये u बाई जी भी एक t की टर्म है, तो इसका समाकलन होगा t, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये हमें c का मान निकालना है, तो c का मान हम कैसे निकालेंगे? तो c का मान हमारे को देखो x दिशा में अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रारंभ में जब समय 0 है तो x दिशा में कोई विस्थापन था ही नहीं प्रारंभ में, है ना। ऊपर की y दिशा में था लेकिन z दिशा में था, लेकिन x दिशा में नहीं था, तो ये 0 हो जाएगा, तो c का मान 0 होगा। तो 0 रख दिया हमने, केवल आपके पास dx डैश बाई dt इस फॉर्म में आ गया। अब पुनः समाकलन कर देते हैं, पुनः समाकलन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x डैश बराबर माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी डैश। सी डैश का मान भी वही बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे कि जब t बराबर 0 था तो x दिशा में कोई विस्थापन था ही नहीं, तो x डैश का मान 0 है, इसलिए सी डैश का मान भी 0 होगा। तो हमारे पास x डैश आ गया। अब ये x डैश जो है वो हमारा किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा है, पश्चिम ऊपर जब जा रहा है पिंड तो वो पश्चिम की ओर विस्थापित होता जा रहा है। अब ये t तो है, अब हमने ये मान लिया कि t सेकंड में वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया, तो हम इसको जो है t को रिप्लेस कर सकते हैं h से। तो हमने क्या कहा है कि मान लिया पिंड अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में t सेकंड में पहुंचता है, तो उस वक्त जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है तब उसका वेग 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर u माइनस जी टी, और t का मान u बाई जी हो गया। तो t जहां जहां पर लिखा है वहां पर मैं u बाई जी रख देती हूँ। u बाई जी रख के इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x डैश का मान ये आ गया माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी का होल क्यूब। अब इसको मैं h की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ, तो h की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ये वाले तृतीय समीकरण को ले लो काम में, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gh, इससे u का मान निकाल लिया, और ये u का मान ऊपर वाली जो समीकरण 6 है उसमें रख दिया, उससे मेरा x डैश का मान इतना निकल गया। तो अब ये क्या निकला है? ये मेरा पश्चिम की दिशा की ओर विस्थापन निकल गया। अब जब नीचे के, अब ऊपर तो विस्थापित हो गया, अब क्या होगा? उसके बाद कण नीचे की ओर गिरना शुरू होगा, नीचे की ओर गिरेगा तो नीचे गिरता हुआ उसका वेग होगा, तो उसका वेग निकालते हैं हम। तो वेग क्या हो जाएगा? dx डैश अपॉन dt, इसको समाकलन कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या है, जो ऊपर की ओर जो पहुंचा हुआ कण है वो नीचे की ओर गति करना शुरू कर देगा। अब नीचे की ओर गति करना जब शुरू करेगा तो उसका x दिशा में ऑलरेडी विस्थापन है, कितना है? ये वाला 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी, ये है, और उसका वेग भी है। वेग कितना है? अभी अभी हमने निकाला, इतना है। तो अब अगर हम गति का समीकरण लिखेंगे तो हमारा गति का समीकरण क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी को हम दोबारा करें तो 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी, ये हो जाएगा। पुनः इसका समाकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस ए, हम सब कांस्टेंट ले लें। तो जब a कांस्टेंट लेंगे तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हम t बराबर 0 पे रख के देखेंगे, लेकिन t बराबर 0 पे dx बाई dt का मान तो ये था, तो ये मान हमें रखना पड़ेगा। ये मान यहाँ पे रख के अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dx डैश बाई dt का मान कुछ इतना बड़ा सारा आ जाएगा हमारा। पुनः इसका समाकलन करेंगे तो x डैश का मान आ जाएगा। x डैश में भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका मान वही बाउंड्री कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। कैसे? वही t जब 0 है तो x डैश 0 नहीं था, x डैश का मान हमने लिखा हुआ था, वो मान हम इस वाली समीकरण में रख देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये कुल ये मान प्राप्त हो रहा है 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी का होल 3/2, और t का मान आपको मालूम ही है 2h अपॉन जी का अंडर रूट होता ही है हमारा। तो आप कुल विस्थापन निकालने के लिए हम ये सारी चीजों के मान रख देते हैं।
तो हमारे ये जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो ये कुल विस्थापन हमारा आ जाएगा। अब ये एक तरीका था हमने सॉल्व करा, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका हम अपना सकते हैं। उसमें ये है कि हमने x डैश यहाँ पर निकाल चुके हैं समीकरण 7 में। इसकी मदद से हम ये पूरी कैलकुलेशन ना करके हम थोड़ा सा एक आसान तरीका अपना सकते थे। कैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो पिंड है ऊपर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय नीचे आने में लेता है। इसलिए जो समय है t, वो t डैश ऊपर आने का और नीचे जाने का समय अगर बराबर हो तो t डैश भी हमारा 2u/g होगा। u जहां पर √2gh है और t डैश जो है वो हमारा 2/√2h/g के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो हमने x डैश निकाला था वो हम क्या करें, x डैश जो है वो हमने कितना निकाला था समीकरण 7 में, वो इतना निकाला था। ठीक है, तो इसकी सहायता से ये निकाला था समीकरण, कौन सी समीकरण इसने काम में ली है वो हम देख लेते हैं। समीकरण 5 लिए, समीकरण 5 से निकाला है ये वाला। इसमें इन्होंने क्या करा है, ये हमने क्यों ली, हम ये भी ले सकते थे, छठी भी ले सकते थे, 7वीं भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगा, टाइम को बदल देगा। यहाँ पर जो टाइम है उसकी जगह उसने कौन सा टाइम ले लिया, टाइम हमने ले लिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड को पृथ्वी के धरातल पर वापस लौटने पर कोरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन समीकरण 5 से सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर पृथ्वी तक वापस आने में लगा कुल समय t डैश है तो t की जगह हम t डैश लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, जहां जहां भी t है वहां पे मैंने t डैश लगा दिया। तो t डैश लगा के अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने के बाद मुझे वही मान प्राप्त होता है जो मेरा मान यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जब कोई पिंड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, पहले ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर और फिर नीचे वापस गिरता है, तो वो कुल मिलाकर इतना विस्थापित हो जाता है। ये कोरियोलिस बल का प्रभाव है। अब ये कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है इसको हमने अनुभव तो कर लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े और अल्टीमेटली एक फोको ने एक पेंडुलम बनाया था, उससे उसने इस कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है उसको डिपिक्ट करके एक्सपेरिमेंटली उसने उसका प्रभाव को दिखाया। तो उसने ये जो फोकोस पेंडुलम है वो बेसिकली क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसे हम फोको साइंटिस्ट ने बनाया था। और इसमें खास बात ये है कि वो 28 kg भार का एक गोला होता है और उसकी लंबाई जो है वो 70 मीटर की है और उसको एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है और इस तरीके से लटकाया है जिससे कि वो किसी भी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है और उसका जो आवर्त काल है वो 17 सेकंड का है। अब उसके अंदर खास ये थी कि वो किसी भी एक्सिस के अबाउट आराम से, मतलब जैसे अपन ने सिंपल पेंडुलम देखा है उसको हम कील से टांग देते हैं तो वो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे दोलन कर सकता है, इसी दिशा में कर सकता है, वो ऐसे ऐसे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पीछे दीवार है। इस पेंडुलम को इस प्रकार से बनाया गया था कि वो किसी भी दिशा में दोलन कर सकता था, यूं करे चाहे यूं करे, यूं करे, कैसे भी करे, वो हर दिशा में दोलन कर सकता था। तो उसका जो हमने मुख्य रूप से हमने जो काम में लिया था वो कोणीय वेग निकालने के लिए लिया था। तो उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का कोणीय वेग तो ओमेगा है और जो गोले का खुद का वेग है वो v डैश है और इस कारण से उसका जो दोलन तल है उसकी लंबवत दिशा में एक कोरियोलिस बल लगने लगता है। अब उस कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, उस कोरियोलिस बल के कारण जैसे पिंड यूं प्रारंभ में गति कर रहा है, उसके कुछ समय बाद बल लगने के कारण वो ऐसे चलने लगता है, फिर उसके पास बल लगने के कारण वो ऐसे चलने लगता है।
तो बल लगने के कारण कुछ समय बाद वो घूमता घूमता अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाता है। यहाँ से शुरू करता है, फिर यूं थोड़ा सा घूमा, फिर यूं घूमा, फिर यूं घूमा, यूं घूमा, ऐसे करते करते अल्टीमेटली अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया। उसने ये कहा कि जो पृथ्वी का, अगर हम किसी लैम्डा अक्षांश पे ऐसे पेंडुलम को रखें तो हमें पता है पृथ्वी का कोणीय वेग दो घटक होते हैं, एक तो ओमेगा कॉस लैम्डा जो कि हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है और वर्टिकल दिशा में ओमेगा साइन लैम्डा होता है। तो पृथ्वी के कोणीय वेग के ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के द्वारा दोलक के वेग के लंबवत क्षैतिज दिशा में कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है, जो दोलन तल को उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घुमाता है और दक्षिणी गोलार्ध में वो उसको वामावर्ती दिशा में घुमाना प्रारंभ कर देता है। अब इस कारण से क्या होता है, इस कारण से उसकी क्षैतिज दिशा में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक है उसमें परिवर्तन प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज है इसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन जैसे हम करना चाहते हैं तो हमारा क्या होएगा, जो ये घूर्णन, जो ये पिंड हमने लिया उसका आवर्त काल अगर हम देखें तो उसका आवर्त काल हमारा किस पर निर्भर होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये इस आवर्त काल का सूत्र होता है। लेकिन ओमेगा पूरा काम में नहीं आएगा, मैंने कहा ना ओमेगा कॉस लैम्डा जो है वो क्षैतिज दिशा में है तो उसका कोरियोलिस बल पे कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ओमेगा साइन लैम्डा जो है इफेक्टिव होता है। तो हम टी के अंदर 2 पाई ओमेगा साइन लैम्डा सूत्र काम में लेते हैं लोलक के लिए। अब पृथ्वी के लिए ओमेगा का मान हमें पता है 2 पाई अपॉन 24 होता है। अगर ये मान लगा दे तो टी का मान 24 साइन लैम्डा होता है। और जो उसके अगर हम लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन टी के बराबर हो जाएगी, जो कि 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आर के बराबर होती है। इसके आधार पर अगर हम ध्रुवों पे देखें तो ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन लैम्डा 1 हो जाएगा। तो ऐसे में उसका जो आवर्तकाल, ध्रुवों पे जो उसका आवर्तकाल है वो 24 घंटे होता है। और इक्वेटर पे, जहां पे भूमध्य रेखा पे लैम्डा का मान क्योंकि 0 होता है इसलिए टी का मान अनंत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक फोको पेंडुलम जो है वो बेसिकली कोरियोलिस बल लगता है धरती पर, धरती के स्वयं के गति के कारण, वो चीज को एक्सपेरिमेंटली फोकोस पेंडुलम ने प्रूव किया था। तो इस प्रकार से हमने ये निर्देश तंत्र वाला जो यूनिट है ये पूरा कंप्लीट कर लिया आज। इसके अंदर हमने निर्देश तंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कारण कौन से बल उत्पन्न होते हैं और उन बलों के क्या प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम यूनिट 2 पे जाएंगे। यूनिट 2 जो है वो हमारा निर्देश तंत्र के अंदर एक विशेष प्रकार, मतलब हम उसके अंदर आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे और उसमें कौन से निर्देश तंत्र हम पढ़ना चाहते हैं वो चीज हम उसमें देखेंगे। धन्यवाद।